को ऑब्जर्व किया है, तो पोलन भी पानी के अंदर थी। तो एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकेशंस का कि क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, रैंडम मोशन ऑब्जर्व की जा रही है किसकी, ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, इन क्या, इन अ सस्पेंशन। और ये कौन है, इट इज द एविडेंस फॉर द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, इट इज द एविडेंस फॉर द काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। क्या इस बात में किसी को परेशानी है बच्चों, एनीवन? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ, ये है क्या, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जो रैंडम मोशन है वो क्यों है, वो बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स विद क्या, विद वेरी लाइट बट वेरी फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, उनको मैंने पार्टिकल नहीं बोला, उनको मैंने क्या बोला है, उनको मैंने मॉलिक्यूल बोला है। तो यहां पर इस चीज का जरा ध्यान रखना है कि एयर वाले जो वेरी लाइट इनविजिबल बट वेरी फास्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स बोलना है, और जो स्मोक वाला है वो विजिबल है, वेरी लार्ज इन मास है, ठीक है, और वो क्या है, बहुत स्लो, मतलब उसका तो स्पीड ही नहीं होनी चाहिए थी, स्लो मूविंग है, और है क्या, पार्टिकल है। इस तरीके से अपनी अंग्रेजी का इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज वो मार्क्स काट देगा। बाकी टेम्परेचर के स्केल्स क्या है, तो ये क्या है, तो वो क्या है, तो लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, सॉलिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, गैसेस का स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विड्स का स्ट्रक्चर क्या है, सब मैंने आपको पहले ही किसी न किसी चैप्टर में पढ़ा दिया हुआ है। अगर किसी के पास कोई सवाल है फॉर या अबाउट काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, जिसके अंदर आपकी स्पेसिफिकेशंस ने शायद 3 चैप्टर्स प्रेजेंट किए हैं, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, कोई अगर किसी लाइन में प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, एनीवन? नो। इसके बाद जब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या रखा जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। अगर मैं आज इस चैप्टर की बात करूं तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इसके अंदर उसने किस किस बात को मेंशन किया। इसके अंदर वो कहते हैं जी आपको टेम्परेचर का और हीट कैपेसिटी का आपस में लेना देना पता होना चाहिए। आपको टेम्परेचर जब हीट करते हैं तो हीट के दौरान जब स्टेट चेंज हो रही होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इस बात का पता होना चाहिए। मेल्टिंग, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या क्या फर्क है वो पता होना, मतलब वो सारा हमने किया हुआ है। एक लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट की थी, कौन से वाली, तो चेक कीजिए इस चैप्टर में कौन सी वाली, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस इस चैप्टर में कौन सी लाइन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। मुझे लगता है मैंने थर्मल एक्सपेंशन किसकी, गैसेस की तो हमने पढ़ ली हुई है, किसकी रह गई है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस रह गई है, ठीक है। आई थिंक ये हमारे पास, सॉरी गैसेस कह रहा हूँ, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स रह गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है जी, इसमें क्या रहता था बच्चों, काइनेटिक पार्टिकल मॉडल में क्या रहता था, आई थिंक ब्राउनियन मोशन रहती थी, क्या रहता था उसमें, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है मैं सुना चुका। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर में क्या रहता है, यहां पे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ क्या, ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये रहता है। मैं आज इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। सो यू नो, जब हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस की बात करते हैं तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ समझाऊं, मेरी स्पेसिफिकेशन में जो लिखा है मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। कहता है जनाब साहब क्या करिए, पहले तो डिस्क्राइब करिए क्या चीज, क्वालिटेटिवली। व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिवली, एनीवन कैन यू प्लीज टेल मी, क्या मतलब होता है क्वालिटेटिवली का? एक होता है क्वांटिटेटिवली, एक होता है क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है फॉर्मूला समझा के, मतलब फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन करें। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है, क्या बस लफ्जों में एक्सप्लेन करें। जब साहब वीडियो स्टार्ट कर दिया आपने, और वो सर उसामा को बता दे मैंने उनसे कोई पिक्चर्स का बोला है, थर्मल का, थर्मल की पिक्चर्स का पूछना जरा उनसे। सुनो गौर से मेरी बात, क्या बता रहा हूं मैं आपको,
कुछ तो बता रहा था। हाँ जी, क्या बता रहा था? मैं आपको ये बता रहा था कि यार एक होता है, समटाइम्स हमारा सिलेबस कहता है कि किसी पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देनी है, क्या देनी, और कभी कहता है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देनी है। ये जिस चीज की क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ये कैसी होती है, क्या मतलब होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन का? आई थिंक हमने क्वांटिटीज इन्वॉल्व करनी है, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व करनी है, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज इन्वॉल्व करनी है, उनका फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, लाइक प्रॉपर क्वांटिटीज वाला हिसाब किताब करना है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में ही, और होता भी फिजिक्स में क्वांटिटेटिव ही है ज्यादातर, कभी कभार फिजिक्स में क्या कहा जाता है कि जनाब साहब किसी पर्टिकुलर आइडिया को आप क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करें। क्या करें जी? ये क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन कैसे करते होते हैं कि जस्ट उसकी क्वालिटीज एक्सप्लेन करें। क्या करें? उसकी क्वालिटीज एक्सप्लेन करें, उसको जस्ट एक्सप्लेन करें, लाइक यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वर्ड्स में क्या करें, वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। आप जिस भी पेज पर है उसके हेडर पे जाएं बच्चों, जिस किसी भी पेज पर है प्लीज उसके हेडर पे जाएं, उसके हेडर पे जाके लिखें जी, एक तरफ लिखें डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली, दूसरी तरफ लिखें डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली। मैं ये मतलब समझाना चाहता हूं, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली का मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूं। किसी भी पेज पर आए, एक तरफ लिखें डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली, इसका मतलब क्या है? उसी पेज के थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएं और वहां लिखें डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, इसका मतलब क्या है? डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली का पता मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या कहने जी, क्वांटिटेटिवली कैसे करते होते हैं? क्वांटिटीज इस्तेमाल करके, फार्मूलाज इस्तेमाल करके उनकी वैल्यूज बयान करनी होती हैं। क्या निकालनी होती है? उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। आई थिंक क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? यूजिंग क्वांटिटीज, फिर क्या, देयर फॉर्मूलाज, और क्या, यूजिंग क्वांटिटीज देयर फॉर्मूलाज, जिसमें क्या करेंगे हमें, कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, ये कैलकुलेट द वैल्यूज। क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है? या तो क्वांटिटीज इस्तेमाल करें, उनके फॉर्मूलाज इस्तेमाल करें, और क्या करें, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करना। कि जब भी किसी चीज को बोले इसको क्वांटिटेटिवली कहो, अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसकी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी की बात हो रही है, उसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी है, मेरा जवाब आ गया। दिस इज हाउ यू डू, यू डिस्क्राइब व्हाट क्वांटिटेटिवली, इसमें किसी को मसला। लेकिन जब आप डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटेटिवली, तो एक क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? समीर साहब उठो वहां से, उधर जाके सामने आके बैठो, उठो। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या है? यूजिंग क्वालिटीज, लाइक क्वालिटीज क्या होंगी? क्वालिटीज कोई एडजेक्टिव्स होंगे, कोई वर्ड्स होंगे, वर्ड डिस्क्रिप्शन होगी। क्या होगी जनाब साहब? ये आई थिंक मात्र क्या, यूजिंग क्वांटिटीज, तो यहां क्या लिखूं? यूजिंग क्वालिटीज। अब ये क्वालिटीज क्या होती हैं? क्वालिटीज कोई ना कोई, क्या होती है बच्चों? कोई ना कोई एडजेक्टिव टाइप चीजें होंगी, ठीक है। यूजिंग क्वालिटीज देयर एडजेक्टिव्स, और यहां पर आपने कैलकुलेट नहीं करना, यहां पर आपने क्या करना है जी, यहां पर आपने एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स, एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जी तो जनाब साहब, आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने क्या कहा आपको कि जब आप क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करते हैं तो आप क्या करते हैं? क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हैं, उनके फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को। जब वो कहता है क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करें, तो क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन कैसे करते होते हैं? कुछ क्वालिटीज होंगी या कुछ एडजेक्टिव्स होंगे, उनको इस्तेमाल करके क्या करेंगे? आंसर को एक्सप्लेन करेंगे वर्ड्स के अंदर। ये वर्ड आपको प्लीज याद होना चाहिए
कि क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है और क्वालिटेटिवली का मतलब क्या है। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है? अब आता हूँ वापस इस बात की तरफ कि वो मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे क्या डिस्क्राइब करना है क्वालिटेटिवली। कहता है डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली व्हाट, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड क्या, एंड गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्पेसिफिकेशंस मुझे लगता है इनकम्प्लीट है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और उसके ऊपर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके बारे में जरा सुन लीजिए। उसने कहा जब ऐसा बता रहे हैं, उन्हें बोले इसका 1 और 2 दोनों देखिएगा, आप लगा ही रखें उसको। सर उसामा को बस ये बोल दें उन्हें बोले 1 और 2 दोनों देखिएगा। अच्छा सुने जी, हमने कहा सेक्शन का नाम बताएंगे प्लीज, थर्मल फिजिक्स। चैप्टर का नाम बताएंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं? अगर मैंने मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ानी है तो सॉलिड्स की भी पढ़ानी है, लिक्विड्स की भी पढ़ानी है और गैसेस की भी पढ़ानी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी पढ़ानी है? कि उनको हीट करने से उनको क्या होता है, हीट करने से उनका सबसे पहले टेम्परेचर राइज होता है, फिर उनकी स्टेट चेंज होती है। ये बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं। मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात करनी है थोड़ी सी, वो कौन सी वाली, कि जनाब साहब हीट करने से उसके अंदर क्या आती है, थर्मल एक्सपेंशन होती है। क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन होती है सॉलिड्स की और लिक्विड्स की और गैसेस की। अब इस थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? क्या था जी, स्पेसिफिक डिस्क्राइब करें कैसे? क्वालिटेटिवली करें। क्या करें जनाब साहब? क्वालिटेटिवली आपने डिस्क्राइब करना है किसको? इसी थर्मल एक्सपेंशन को। इसका कोई फार्मूला डेवलप नहीं करना, इसका कोई क्वांटिटीज डेवलप नहीं करनी, क्योंकि आपको याद है जब मैंने कहा था ना एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, उधर भी मैंने एक पहले केमिस्ट्री डेवलप की थी, फिर मैंने उसकी फिजिक्स भी डेवलप की हुई है। अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर वाले नोट्स याद हैं तो वहां क्या चल रहा था, वहां जब हमने कहा जी जब हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं पहले हम उसको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन कर रहे थे। कैसे? कि पार्टिकल्स विल अब्सॉर्ब दैट हीट एनर्जी, अब्सॉर्ब करने से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी तो उन पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब उसकी एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो उसका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो यहां से आगे क्या समझाया गया? यहां से आगे समझाया गया कि यार ये तो उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या थी? एक फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, कौन सा? MC डेल्टा। कहते हैं सर जी हमने MC डेल्टा T वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को कि जब हम हीट करेंगे स्ट्रेट अवे क्या कहते हैं? स्ट्रेट अवे कहते हैं जनाब साहब हीट करेंगे तो MC डेल्टा T अप्लाई होगा। ये कौन सी एनालिसिस है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और अगर आप कहें नहीं सर हीट करेंगे पहले पार्टिकल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एब्जॉर्ब करके उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फिर उनकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, फिर उनकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? ये उसकी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं यहीं से फिर आगे कैरी करूंगा कि अगर मैं किसी सॉलिड को हीट कर रहा हूं और मुझे आपको थर्मल एक्सपेंशन ऑफ क्या समझाना है, मुझे अगर आपको थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड समझाना है तो प्लीज गौर से मेरी बात सुनिए कि सॉलिड्स की जब थर्मल एक्सपेंशन हो रही होगी, थर्मल का मतलब क्या है? कि हम उसको क्या कर रहे होंगे? हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? प्लीज टेल मी। थर्मल का मतलब ये हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड, हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे। और हीट आपको मालूम है कि क्या चीज है? हीट इज इट्स क्या? जब ये सब दरवाजा बंद कर दें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी का, उसको खुला रखो बेटा, उसको खुला रखें। अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या सीन है? सर इसका सीन पार्टिकल्स के साथ है। कौन से वाले बल्कि नहीं, आई शुड नॉट से पार्टिकल्स, आई शुड से क्या? मॉलिक्यूल्स। क्या जनाब साहब हमने कल सीखा है कि जब हम किसी मैटर के पार्टिकल्स का जिक्र करते हैं तो फिजिक्स वाला कहता है स्पेसिफिकली कॉल देम क्या? कॉल देम मॉलिक्यूल्स। हाँ, तुम किसी डस्ट का जिक्र करोगे तो वी कैन कॉल डस्ट क्या? पार्टिकल। आप स्मोक का जिक्र करें तो स्मोक क्या? पार्टिकल। लेकिन आपको एक और बात भी बतानी चाहिए
केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में पार्टिकल मीन्स पार्टिकल, बल्कि केमिस्ट्री में पार्टिकल मीन्स 3-4 डिफरेंट लेवल के पार्टिकल्स। कौन से? इट कुड मीन, क्या बोलते हैं, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। इट कुड मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। If I'm talking about electron, proton, neutron, then what type of particles are those? Subatomic particles. If I'm talking about, क्या बोलते हैं, atom, ion, molecule, what are these? Particles. ठीक है। और अगर मैं कहूँ जी स्मोक वाला पार्टिकल या डस्ट वाला पार्टिकल, what is this then? This is that, कल हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो कि किससे नजर आते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से नजर आ जाते हैं। बहरहाल है, फजूल बकवास है यार, ये मैंने इसमें फंसाया हुआ है आपको मैंने, लेकिन वो क्या करूँ, स्पेसिफिकेशन वाला क्या कह रहा है, कहता भाई तुमने स्मोक के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करना है, पार्टिकल। एयर के लिए तुमने लफ्ज क्या इस्तेमाल करना है, मॉलिक्यूल। तो करूंगा फिर मैं से ही। हालांकि आपको पता है मैं केमिस्ट्री का टीचर भी हूं, और केमिस्ट्री में क्या होता है, पार्टिकल पार्टिकल होता है सारा। उसकी लेवल्स होते हैं कि आप एटम, आयन, मॉलिक्यूल वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, या आप एटम के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाली पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और जब मैं आपको ए लेवल में ले जाऊंगा तो मैं प्रोटॉन के अंदर जाके उससे भी छोटे लेवल के पार्टिकल्स की बात करूंगा। ठीक है जी। खैर बहरहाल मैं अभी उस लेवल पर नहीं जाना चाहता। और अगर आप इसकी जनरल कॉन्सेप्ट निकालते हैं, मतलब अगर आप कहते हैं सर जनरली पार्टिकल्स का क्या लेवल होगा, तो मैं कहूंगा जनाब साहब, एक वो पार्टिकल्स हैं जो हमारी आंखों को नजर आते हैं, है जी, डस्ट पार्टिकल्स। क्या जनाब साहब, डस्ट पार्टिकल को आप कैसे, सर हाँ हमें आंख से नजर आ सकते हैं। फिर एक है स्मोक पार्टिकल, उसका क्या सीन है जी, सर ये है जो माइक्रोस्कोप से नजर आएगा, इसको क्या बोलूं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। फिर सर इससे नीचे लेवल पर आ जाए, मतलब एक क्या हो गया, आंखों से नजर आ गया, हमने क्या बोल दिया उसको, डस्ट पार्टिकल की मिसाल दे दी जो विजिबल टू आईज है। फिर मैंने स्मोक पार्टिकल की थोड़े और छोटे लेवल पर आ गया, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर आएगा, उसकी मिसाल दे दी। फिर स्मोक पार्टिकल के बाद अब अगर मैं एटम की तरफ जाऊं, आयन की तरफ जाऊं, या मॉलिक्यूल की तरफ, ये ना मुझे आंखों से नजर आएगा, ना मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। इसको देखने के लिए शायद बहुत ही कोई एडवांस किस्म की लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसमें नहीं, लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। खैर बहरहाल जो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक वो लेवल आ जाएगा। फिर उससे छोटा लेवल आ जाएगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला, वो तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। फिर उससे भी एक छोटा लेवल आ जाएगा, क्वार्क्स वाला लेवल। आई होप आपने कहीं ना कहीं सुना हो। ठीक है, एक काम करें, अगले किसी पेज पे जाएं, किसी और पेज के हेडर पे जाएं, मैं आपको पार्टिकल्स का लेवल बताना चाहता हूं। पार्टिकल्स में किसी भी पेज के हेडर पे जाएं, मेरे दिमाग में जो पार्टिकल्स का एक जो स्केच डेवलप हुआ है, मैं आपको उस स्केच तक लेके जाने की कोशिश करना चाहता हूं। अगर मैं पहले कहता हूं कौन सा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, तो मैं इसके साथ क्या कहूंगा कि डस्ट पार्टिकल का क्या सीन है, ये हमारी आंखों को क्या है, ये विजिबल है, विजिबल टू आईज। डस्ट पार्टिकल का क्या सीन है सर जी, इट इज काइंड ऑफ विजिबल। अच्छा, और अगर मैं कहूं जी मैं डस्ट पार्टिकल नहीं, मैं स्मोक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो स्मोक पार्टिकल का क्या सीन होगा, आंखों को तो नजर नहीं आएगा, इसको कौन देखेगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। कौन से वाली, जो नॉर्मल वाली माइक्रोस्कोप होती है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या बोले उसको, विजिबल थ्रू, इसको बोले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अच्छा, इससे भी अगर आप नीचे आ जाएं, इससे अगला लेवल कौन सा है, इससे छोटा लेवल कौन सा है, दैट इज एटम, आयन, एटॉमिक पार्टिकल। इसको क्या बोलेंगे जी हम, एटम इज अ पार्टिकल, या एटॉमिक पार्टिकल, या एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल कह दें, बल्कि एक सेकेंड, एटम, आयन, या क्या, मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल के किस लेवल पर है, प्लीज टेल मी, ये पार्टिकल्स के किस लेवल पर है। आई थिंक इसको माइक्रोस्कोपिक से, जैसे मुझे बात है, ये माइक्रो से छोटी चीज क्या होती है, एक होता है माइक्रो 10⁻⁶,
नैनो, क्या आई थिंक मैं इसको क्या कह दूंगा, आई एम नॉट श्योर कि इसका लेंथ या साइज 10 पावर -9 के आसपास है कि नहीं है। भाई 10 पावर -10 के आसपास है, श्योर मैंने इसलिए नहीं कहा, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, बट इसका जो डायमीटर होता है किसी एटम का वो 10 की पावर -10 या -9 के आसपास जरूर होता है। मैं इसको नैनोस्कोपिक पार्टिकल कहूंगा, तो मैं उसको क्या कहूंगा, नो विजिबल टू आईज है, स्मोक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक है मतलब बहुत छोटा हो। एक काम करो, शुड आई कॉल दिस मिलीस्कोपिक पार्टिकल? प्रीफिक्सेस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? तो मैं इसको, अगर आपने माइक्रोस्कोपिक कहा है, इसको क्या कहें, नैनोस्कोपिक, तो इसको क्या कहूं, मिलीस्कोपिक पार्टिकल कह दो, क्या दो, मजे की चीज। जब एक का नाम माइक्रोस्कोपिक है तो उसका नाम क्या है, मिलीस्कोपिक। क्या बात है, बिल्कुल जी क्या बात है। तो डस्ट पार्टिकल है मिलीस्कोपिक, इसलिए आंखों को नजर आ रहा है। स्मोक पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक, इसलिए आंखों को नजर, किसको नजर आएगा, माइक्रोस्कोप को। एटम या आयन या मॉलिक्यूल, आई बिलीव मैं इसको क्या कहूंगा, नैनोस्कोपिक, नैनोस्कोपिक पार्टिकल। अच्छा, एटम, आयन या मॉलिक्यूल से भी छोटी चीज क्या होती है, आती नहीं, इससे छोटी होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है, आपकी इतला के लिए अर्ज है, वैसे तो इसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं कि एटम से भी छोटा लेवल होगा, लेकिन मैं अगर इसको साइज में लेके जाऊं तो साइज में नैनो से छोटी चीज क्या होती है, पिकोस्कोपिक। अरे वाह, कॉल इट पिकोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके जी, वो पिकोस्कोपिक पार्टिकल हो गया। एंड यू नो व्हाट, इससे भी छोटा कोई सीन होता है जनाब, इससे छोटा क्या होगा, इसके छोटे ना प्रोटॉन्स के अंदर क्या होते हैं, कोई क्वार्क टाइप चीजें होती हैं, ठीक है जी, कॉल इट क्या, क्वार्क। ये जो क्वार्क है, ये जो भी क्वार्क्स होते हैं, आप क्वार्क है कि डाउन क्वार्क है, उसकी कुछ किस्में होती हैं। पिको से छोटी चीज क्या होगी, फेम्टो, क्या, एक होता है कोई वर्ड फेम्टोस्कोपिक पार्टिकल। तो लिखो, जब चल रहा है तो लिखो, सारा चलाओ, जनरल नॉलेज, फेम्टोस्कोपिक पार्टिकल्स। पता नहीं फेम्टो है कि एटो है, आई एम नॉट श्योर, फेम्टो होता है। क्वार्क से भी छोटी चीज होती है जी, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग थ्योरी मैं नहीं सुनाऊंगा। फोटॉन्स, यू नो, वो उनसे छोटी दुनिया की वो चीज ही नहीं होती है, एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होती है, मैस वगैरह का कोई फिनोमेना नहीं होता। तो एक काम करो जी, फोटॉन्स, इसके लिए क्या होगा जी, आई एम सॉरी, मैं तो फेम्टो के बाद क्या होगा, एटो, या एक होता है येक्टोस्कोपिक, लेकिन वो एग्जैक्टली वर्ड क्या है, लिखो जी, लिखो, येक्टोस्कोपिक। अब ये पता नहीं एग्जैक्ट ये वर्ड है कि नहीं है, लेकिन जो भी कुछ ना कुछ इस तरह का वर्ड जरूर है जी। क्या हो रहा है, अच्छा वैसे अगर ये नीचे जा रहा है, ऊपर भी जाना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े वाला क्या होगा, फुटबॉल को क्या कहूं, फुटबॉल को बोले क्या, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, है जी, है तो ही अच्छा खासा है, नजर आ रहा है, सारी इतनी बड़ी चीज नजर आ रही है, तो क्या करूं, पार्टिकल्स में अगर इससे ऊपर जाना है, डस्ट पार्टिकल से बड़े पार्टिकल की बात करनी है, बल्कि एक सेकेंड, डस्ट की जगह नहीं, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर का जो ड्रॉप है, एक पार्टिकल की सूरत होती है ना, उसको कौन सा पार्टिकल कहूं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एलो जी, एलो, वाटर ड्रॉपलेट। जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको क्या कहूंगा सर, वो तो आराम सुकून से अच्छा खासा बड़ा पार्टिकल है, मैक्रो, रखे नहीं यार, छोड़ दो, ये छोटे छोटे ठीक हैं, इतने बड़े लेवल पे नहीं जा रहे। हेलो जी, यहां तक किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। क्या बात चल रही है, क्या बात चल रही है, पता नहीं बातों बातों में क्या हो गया कि जनाब साहब इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है, इसका, ताकि फुली एक्सप्लेन कर दिया जाए अभी बात को कि पार्टिकल्स का क्या सीन है। ये तो लेवल्स की बात है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। अगर आपको आंखों से जो नजर आ रहा है उसको हमने डस्ट पार्टिकल कह दिया, मैंने उसको कहा जी विजिबल टू द आईज है, इट वुड नॉट बी माइक्रोस्कोपिक, इट वुड बी मिलीस्कोपिक।
जो आंखों को नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक है, वो डस्ट वाला, स्मोक वाला पार्टिकल। उससे छोटी चीजें एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, वो तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप को भी नजर नहीं आता है। मैंने कहा जी क्या है वो, नैनोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं वो। नैनो से आई होप आपको 10⁻⁹ का अंदाजा या बहुत ज्यादा छोटी चीज का अंदाजा हो रहा होगा। मैंने कहा जी उनसे भी छोटी चीजें हैं। मैथ्स में उससे छोटा नंबर होता है पीको, 10⁻⁻12। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में उससे छोटी चीज क्या थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उससे भी छोटी कोई चीज होती है क्वार्क, तो उसका भी नंबर उससे भी छोटा होगा। खैर क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने ज्यादा लफ्जों का इस्तेमाल जरूरी तो नहीं है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई बिलीव कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं उस तरफ नंबर्स की वैल्यूज छोटे से छोटी कर रहा हूं, यहां मैं पार्टिकल का लेवल छोटे से छोटा कर रहा था। किसी को मसला इस बात से? चलो जी, दैट्स इट। वापस आते हैं, पता नहीं ये क्यों कहां से आ गई थी वाली बात। कि आपने पार्टिकल किसको कहना है और आपने मॉलिक्यूल किसको कहना है। आपने देखा, मैं इसलिए बता रहा था कि फिजिक्स वाला क्या चाहता है। फिजिक्स वाला चाहता है कि जब डस्ट का जिक्र होगा तो पार्टिकल कहिएगा, जब स्मोक का जिक्र होगा तो भी पार्टिकल कहिएगा, लेकिन जब किसी एयर का जिक्र होगा तो एयर के पार्टिकल्स मत कहिएगा। एयर के मॉलिक्यूल के, एयर में एटम्स थोड़ी होते हैं, आयंस भी नहीं होते। क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, वाटर वेपर्स का मॉलिक्यूल। इसलिए वो चाहता है कि आप एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहें, उनको मॉलिक्यूल कहें। और अगर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा होता, उसकी तो भी बात ही नहीं हो रही ना, ठीक है। बहरहाल मैं आपको जो समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। मैं वापस आना चाहता हूं किस बात की तरफ, ये जो मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन वगैरह समझा रहा था इसकी तरफ, कि जनाब साहब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस मैंने आपको पढ़ानी है। तो मैं पहले आपको थर्मल का मीनिंग समझा रहा हूं। द वर्ड थर्म या थर्मल, ये लफ्ज कहां से पैदा होता है, हीट से। हीट को कहते हैं थर्मल। हीट क्या है, क्या चीज, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके दो सीन है। एक तो इसका ताल्लुक मैटर के साथ है, एसोसिएटेड विद क्या, it's a form of energy that is associated with what, with the particles, with क्या, with the particles of क्या, with all these particles, you know। हर लेवल पर थर्मल या हीट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। फिल वक्त क्या बात हो रही है, आई बिलीव इट्स क्या, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये नॉर्मल नोट्स पे आ जाओ जी, दैट इज एसोसिएटेड विद, that is associated with क्या, बताएं जनाब साहब, form of energy that is associated with क्या, with the particles of क्या, with the particles of matter। जी जनाब साहब, ये इसकी बड़ी क्लासिकल डेफिनेशन है कि हीट क्या चीज है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, with the what, with the particles of matter। अब कौन से पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं डस्ट की या स्मोक पार्टिकल की बात करूं, तो क्या उनके अंदर थर्मल एनर्जी नहीं होती? क्यों नहीं होती? होती है भाई, होती है। डस्ट पार्टिकल की कोई ना कोई मतलब हीट नहीं होती उनके अंदर, उनका कोई टेम्परेचर नहीं होता, होता है। स्मोक पार्ट उनका भी उनके अंदर भी हीट होती है, ठीक है। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं, मतलब जब उनको हीट करेंगे तो उनकी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। यही तो पढ़ाना है मैंने आज आपको, यही तो पढ़ाना है। तो क्या वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के साथ नहीं है? मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी दैट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज क्या, एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेसिकली पार्टिकल्स की क्या चीज, आई बिलीव विद द काइनेटिक्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मैं हीट करूंगा तो आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल उस हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जब उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल का क्या ज्यादा हो जाएगा, प्लीज टेल मी, मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अगर वो वाइब्रेशन वाले मोड पर है तो उसका वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, वो ट्रांसलेशन वाले मोड पर है तो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन तेज हो जाएगी, वो रैंडम मोशन के फिनोमेना में है उसकी रैंडम मोशन तेज हो जाएगी। इसमें किसी को मसला भाई? और हाँ, वैसे इससे एक और काम भी होता है, इससे वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने वाला काम भी होता है। तो बहरहाल
पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल्स में कैन यू प्लीज टेल मी पार्टिकल्स के पास एनर्जीज हैं कौन कौन सी? वैसे पार्टिकल्स की अगर आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके मुझे एनर्जीज बता दें, बताएं जनाब साहब। आई बिलीव पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ड्यू टू क्या? आपको पता ना पार्टिकल का काइनेटिक मॉडल पढ़ा हुआ आपने पता ना पार्टिकल काइनेटिक होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, पार्टिकल्स के पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ये क्यों होती है? ड्यू टू व्हाट? उनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस की वजह से उनके दरम्यान में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। आई बिलीव, मैं सिंपल कहता हूं, काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मोशन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू क्या? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस, या ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस, या आप इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी लिख सकते हैं। अब जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करेंगे तो या तो उसके पार्टिकल्स की क्या ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, या उसके पार्टिकल्स की क्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो आपने पढ़ा है कि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, या आपने फिजिक्स में पढ़ा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर आपने हीट याद है उसमें पढ़ा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, क्या जवाब दिया हमने पहले जवाब दिया जी उसके पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अल्टीमेटली उसको फिजिकली क्या बोलना पड़ा, हमें उसको फिजिकली बताना पड़ा कि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अच्छा, समटाइम्स जब वो किधर पहुंच जाता था, अपने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता था, तब हम क्या कहते थे कि सर जब वो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो वहां क्या होगा, वहां ये ज्यादा नहीं होता था, वहां फिर क्या होता था, ये ज्यादा होता था। आप उसके दरमियान की इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को क्या कर देते थे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को ही ब्रेक कर देते थे। जब उसकी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ब्रेक कर देते थे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा हो जाती थी। क्या हो जाती भाई? मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस बहुत ज्यादा हो जाती थी। आई बिलीव ये जो मैंने काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन लिखी है, मोशन का मतलब क्या है, मोशन के साथ कौन सा टर्म जुड़ा है, स्पीड जुड़ा कि नहीं जुड़ा? यहाँ पे चार्जेस के साथ क्या होता है, मैंने यहाँ क्या कहता था, फोर्सेस, कौन सी वाली फोर्सेस, क्या से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आई मस्ट से इंटर, तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कुछ किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उनको ब्रेक किया जाएगा। पर आपको एक और बात मालूम है कि जब ये फिनोमेना हो रहा होता है तब हम कहते थे टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या कहते थे, जब ये फिनोमेना हो रहा होता था हम कहते थे क्या, स्टेट चेंजेस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप ये इंक्रीज करते हैं, यहां हीट करके क्या होता था जी, इधर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था, और यहां हीट करके क्या कॉन्सेप्ट था, आई थिंक यहां उसकी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, यहां उसकी स्टेट का कॉन्सेप्ट था जी। किसी को परेशानी है इस बात से कि हीट क्या थी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी जिसका ताल्लुक पार्टिकल्स के साथ था। अब पार्टिकल्स को वो हीट देते थे, पार्टिकल्स अब्सॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर अपना टेम्परेचर बढ़ाते थे। यहाँ पे पार्टिकल्स सम स्टेज पर आकर अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कराते थे या ब्रेक कराते थे, तो यहाँ उनका क्या होता था, यहाँ उनकी स्टेट चेंज होती थी, यू नो। और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता था, कैन यू प्लीज टेल मी इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, MC डेल्टा T, यहां पर उसका क्वांटिटेटिवली क्या कॉन्सेप्ट था, MC डेल्टा T, और यहां उसका क्वांटिटेटिवली क्या कॉन्सेप्ट था, M इंटू L। अब वो LF था या LV था, वो बात की बात। अच्छा जी, अब मुसीबत क्या हो गई,
मैं तो थर्मल का वर्ड पढ़ाते पढ़ाते कहीं और निकल गया हूं। ये तो मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है बच्चों। ये थर्मल वाला ये जो कॉन्सेप्ट है थर्मल का, कि थर्मल एक हीट है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो उससे पार्टिकल्स की या तो स्पीड तेज होती है या उससे पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितने देखे ना। वैसे बात बताऊं, ये जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ते हैं तो हाउ कैन, मतलब देखें हीट ने स्पीड ज्यादा कर दी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कर दी, वही हीट क्या करेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ेगी ना। तोड़ने से ईपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे, फोर्स तोड़ दो, इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ दो या ओवरकम कर लो, हाउ कैन यू से कि ईपीई ज्यादा हो गया है? एनीवन प्लीज, एनीवन जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने किसी को सब्सटेंस को क्या किया, उसको हीट किया किसी भी सब्सटेंस को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, या फिर क्या पता उसकी स्टेट चेंज हो रहा है, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक कर दिया जाए, तो तब मैं कहूंगा ईपी ज्यादा हो गया है। हाउ कैन आई से कि ईपी ज्यादा हो गया जी? तो फर्दर अपार्ट से ईपी ज्यादा कैसे होती है? हाँ, असल में देखिए ना, ये जमीन है, ये पेन पड़ा है, क्या करूं, पेन को जमीन से जितना दूर लेके जाएंगे उसकी जीपी उतनी, तो जितना दो चीजों को क्या करते हैं, दूर करते हैं, उतना जीपी क्या होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि जब आप पेन को जमीन के सरफेस से दूर लेके जाएंगे तो हम कहेंगे उसकी जीपी क्या हो रही है। इसी तरह अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ दूं, तोड़कर मॉलिक्यूल्स को दूर कर दूं, तो मैं क्या कहूंगा, क्या होगा, उनका ईपी ज्यादा होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हीट करने से या तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, या हीट करने से पार्टिकल्स का ईपी ज्यादा होता है। अब ये उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटेटिव 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 क्वालिटेटिव, ये क्या है, क्वांटिटेटिव। किसको मसला है? और ये मेरा टॉपिक ही नहीं है, ये मसला है। टॉपिक क्या है, ये तो पढ़ा चुका हूं सारे का सारा। टॉपिक ये है भाई, थर्म करते वक्त, थर्मल के वक्त, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते वक्त तुमने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, तुमने कहा जी एमसी डेल्टा टी लगाऊंगा, मान लिया। तो उस वक्त एक और काम भी होता है, क्या क्या काम होता है, क्या उस वक्त एक्सपेंशन नहीं होती? बिल्कुल होती है। गैसेस के केस में तो इतनी ढेर सारी एक्सपेंशन होती है, क्या उस पर चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल अप्लाई होता है। तो जब गैसेस में इतनी ढेर सारी एक्सपेंशन जो है वो तुम एक्सपेक्ट करते हो, देखिए ना, हम गैस को हीट करते हैं, क्या उधर ये वाला काम नहीं होता कि उसके पार्टिकल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे? क्या उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या उसका एमसी डेल्टा नहीं अप्लाई होता? बिल्कुल होता है। लेकिन साथ साथ कुछ और भी तो अप्लाई होता है। क्या गैस को जब हीट कर रहे होते हैं सर, उसमें तो एक नहीं दो चीज अप्लाई होती हैं। कौन कौन सी? चार्ल्स लॉ भी अप्लाई होता है, प्रेशर लॉ भी अप्लाई होता है। कैसे? प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर लॉ अप्लाई होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई पढ़ाया है ना। तो जब वो अप्लाई, और जब चार्ल्स लॉ अप्लाई होने का मतलब क्या है? चार्ल्स लॉ अप्लाई होने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है बेटा जी, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है। करी कि नहीं करी? फर्क सिर्फ, मुसीबत सिर्फ इतनी है कि गैस की एक्सपेंशन इतनी ज्यादा है कि विजिबली महसूस होती है, सॉलिड्स की एक्सपेंशन इतनी कम है कि महसूस नहीं होती है। उसके लिए उसको महसूस करने के जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी। कौन से वाली? रेलवे के ट्रैक वाली, कि जनाब साहब हमने रेलवे के ट्रैक के अंदर ये जो वो गाड़ी जब चलती है तो छकाचक छकाचक छकाचक, ये छक 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 क्या है? वो हर थोड़ी देर बाद उसके बीच में एक क्या है, रेल की पटरी के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, वो गैप के ऊपर से जब टायर गुजरता है तो छक, फिर छक, उसको एक जर्क लगता है। ठीक है, इस वजह से गाड़ी की आवाज ऐसी ऐसी आ रही है। और अगर आप कभी पुल के ऊपर से, मतलब पाकिस्तानी पुल के ऊपर से गुजरे, ठीक है, तो वहां पे भी हर थोड़ी बात जर्क लगता है। मतलब वहां के पुल अभी तो ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे, अक्सर आपने अगर मोटरवे पे ट्रैवल किया है तो मोटरवे पे भी कभी कभार कोई नीचे दरिया गुजर रहे हैं तो ऊपर से अगर ब्रिजेस चल रहे हैं तो वहां पे भी फील होता है प्रॉपर्ली। हर थोड़ी देर बाद एक जंप सा, जंप तो नहीं होता,
थोड़ा सा गैप छोड़ा होता है हमारा। टांगा चौक से पहले वाले जो इधर उस पे बीच में गैप्स हैं नहीं यार, ये इतना बड़ा ब्रिज ही नहीं। अच्छा होंगे 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 भाई होंगे जी जवेद साहब, तुसी आंदे रहंदे हैं, जंप हैं जी, चलो जंप नहीं है वो क्या है, गैप्स हैं। इस खुशी में गैप्स हो भाईजान, वो इस खुशी में गैप्स हैं कि अगर गर्मियां हुई, गर्मियों में पता क्या होता है, गर्मियों में सॉलिड्स एक्सपैंड कर जाते हैं, और अगर उन्होंने गैप ना छोड़ा तो पूरा ब्रिज एक्सपैंड कर जाएगा, और एक्सपैंड करके ना कहीं से क्रैक करके फट भी जाएगा। क्या होता है, कुछ चीज एक्सपैंड कर रही हो, क्या होता है, अगर कुछ सॉलिड एक्सपैंड कर रहा हो तो याद रखिए उसकी थोड़ी सी एक्सपेंशन भी काफी है, क्या करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। ये नहीं होता, वो क्या कहते हैं, अक्सर ये जो कांच की ग्लास की बॉटल्स होती हैं, इनको जब हम रखते हैं फ्रीजर के अंदर तो क्या होता है इनके साथ, अक्सर फट जाती हैं, टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं, इनके अंदर जब वो बर्फ बनती है, बर्फ जब एक्सपैंड करती है, लो जनाब, हालांकि कितनी एक्सपैंड करती होगी, थोड़ी सी एक्सपैंड करती होगी, वो 9%, आई थिंक उसका एक्सपेंशन 9% है, टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में 9% एक्सपैंड करती है। लो जी, वो ग्लास का बेड़ा गर्क करके रख देती है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिजेस के अंदर अगर कभी थोड़ी सी भी एक्सपेंशन हुई ना, तो ब्रिज उस क्रैक को या मतलब उसको, और उसमें अगर क्रैक आ गया तो गया भाई, ठीक है जी। वो जैसे यहाँ पे पिछले दिनों की स्वां का ब्रिज गिरा है, वो तो कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई मसला उनका हुआ था, उस वजह से गिरा, लेकिन बहुत सारे ब्रिजेस अगर गर्मी पड़े, उन्होंने कहीं पे गैप ना छोड़ा हो, वो एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करके कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रैक लाजमी आता है। अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जॉइंट छोड़े जाते हैं, और तो दिखाई नहीं जाते, लेकिन वो जहाँ पे ये नहीं लगी होती, क्या बोलते हैं, लिफ्ट्स लगी होती हैं, उनकी बैक साइड के ऊपर बिल्डिंगों के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। वो जब आप आगे कभी कंस्ट्रक्शन करेंगे या सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये गैप कहाँ कहाँ छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, जस्ट बिकॉज जब जिस मुल्क में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां क्या किया जाता है, हर किस्म के सॉलिड को अगर वो गैप नहीं छोड़ते तो यू नो व्हाट हैपेंस, वो एक्सपैंड करके या तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सॉलिड का क्या जाता है। मैं भी टेढ़ा मेढ़ा होने वाली मिसाल ना भी आपको एक, आई हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप, मैं उसके अंदर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं हर चीज के टेढ़ा होना तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बायोमेटालिक स्ट्रिप एक टॉपिक है, मैं वो जरूर पढ़ाऊंगा। बहरहाल क्या बता रहा था भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे आपको थर्मल की ये वाली प्रॉपर्टीज पहले से सिखाई हुई है भाई। मुझे आपको थर्मल की कौन सी प्रॉपर्टीज सिखानी है, मुझे आपको थर्मल की ये एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टीज तक लेके जाना है। आई हैव टू एक्सप्लेन दिस वर्ड, प्लीज टेल मी क्या मतलब है जी। असल में एक वाटर का प्रॉब्लम है कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, और जब वो आइस बन जाता है तो उसकी डेंसिटी कम है। ये एक प्रॉब्लम है, ये हम ए लेवल में जाके पढ़ेंगे कि जब वाटर आइस बनता है तो सॉलिड होते वक्त डेंसिटी ज्यादा होने की बजाय डेंसिटी कम हो जाती है, सिंक करने की बजाय वो फ्लोट। खैर मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता, ये एक बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है पानी का। दुनिया के सारे लिक्विड्स जब आप सॉलिडिफाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम कम होता है, पानी को अजीब सी मौत पड़ी है, इसको जब आप सॉलिडिफाई करते हैं इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है साहब, और जब इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, एक सवाल है, चले इस बात को मत माने कि वॉल्यूम ज्यादा होता है कि नहीं होता, अगर मैं कहूं कि हाँ होता है वॉल्यूम ज्यादा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि वॉल्यूम अगर ज्यादा होता है तो डेंसिटी को क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाती है। यू नो आइस पानी के सरफेस पर क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों जी, आइस की डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है, असल में जब वो लिक्विड आइस बन रहा होता है तो वो स्पेस कैसे ज्यादा पैदा होती है, इसके लिए मुझे आपको थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी, ए लेवल वाली। कौन सी वाली, ए लेवल में जाकर इस मसले को सीखेंगे कि जब भी वाटर को आइस बनाया जाता है तो उसकी डेंसिटी में इजाफा होने की बजाय उसकी डेंसिटी में कमी क्यों आती है। एक काम करें, किसी पेज के हेडर पे जाएं, पेज के हेडर पे जाएं और वहां लिखें वाटर हैज एन एनॉमलस बिहेवियर। किसी भी पेज के अगले पेज के हेडर पे चले जाएं,
नेक्स्ट पेज प्लीज, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ, अगले पेज के हेडर पे चले जाए और वहां जाके क्या लिखें, वाटर हैज एन anomalous behavior, anomalous, ANOMOLOUS, anomalous, पता नहीं कहीं ना कहीं ये भी होगा, anomalous, yes, water has an anomalous behavior, I.E क्या, water has an anomalous behavior while I.E लिखें, यानी water has an anomalous behavior while freezing, water shows an anomalous behavior while freezing, क्या होता है उसको, क्या होता है, its volume increases, I.E that is its volume increases, दुनिया के सारे लिक्विड्स क्या करते हैं, while freezing their volume decreases, ये अजीब मसला है इसके साथ, क्या होता है उसको, while freezing its volume increases, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अच्छा वैसे जब आपने कहा वॉल्यूम इंक्रीजेस, ब्रैकेट में लिखे डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस तो ब्रैकेट में क्या लिख दें, डेंसिटी डिक्रीजेस, एंड एक और चीज आगे लिखें, फर्दर डिटेल इन ए लेवल, डिटेल इन ए लेवल लिख दें, किसकी डिटेल में आपको ए लेवल में सुनाऊंगा, खैर बहरहाल जब ऐसा चेक करें, सर उसामा ने काम किया, इससे पहले कि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं वापस आना चाह रहा हूं, मैं आपको एक्सपेंशन का मतलब समझाना चाह रहा था कि एक्सपेंशन का बेसिकली क्या मीनिंग है, व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना, किस चीज का एक्सपैंड करना, नहीं मॉलिक्यूल, नो मॉलिक्यूल वुड नेवर एक्सपैंड, मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल का अपना साइज चेंज, मॉलिक्यूल का ऑक्यूपाइड स्पेस क्या हो सकता है, हाँ वो ज्यादा हो सकता है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एक काम में लिख दूंगा, एक्सपेंशन मींस इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन वॉल्यूम, या फिर क्या, इंक्रीज इन स्पेस ऑक्यूपाइड, by the particles या by the molecules, अब यहां पार्टिकल्स कहूं कि मॉलिक्यूल्स कहूं, जो भी आप कह दें भाई, you know what happens, एक्सपेंशन का वर्ड मीनिंग क्या है, एक्सपैंड करना, वॉल्यूम का ज्यादा होना, वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो रहा, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, जो उस मॉलिक्यूल ने, उसका अपना साइज उतना ही है, सिर्फ उसने जो ओवरऑल स्पेस ऑक्यूपाई करनी है वो क्या होगी, इंक्रीज इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, ठीक है, जब इंक्रीज इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल ज्यादा होगी, एक काम करते हैं, आई थिंक इसका मतलब एक और भी है, इसका मतलब है स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स विल इंक्रीज, इफ आई से, मुझे लगता है इसका ज्यादा अच्छा मीनिंग क्या है, बजाय इसके कि मैं कहूं इंक्रीज इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, तो बच्चा कहेगा सर तो फिर पार्टिकल का अपना वॉल्यूम होना, पार्टिकल के अपने वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, उसने मतलब उसको कितनी जगह अलाउड है, कहां तक वाइब्रेट करना अलाउड है, कहां मतलब अगर सॉलिड स्टेट में है तो मैं कहूंगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट तक इधर तक वाइब्रेट करना अलाउड है, और अगर मैंने उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो जब उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया तो बेटा जी मॉलिक्यूल बड़ा हो या ना हो, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो ना हो, उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो ज्यादा होगी कि नहीं होगी, जो स्पेसिंग है, जो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगी, आई बिलीव क्या होगा, इंक्रीज इन द स्पेस के बजाय यूं लिखे जी, क्या लिखे, increase in the space occupied by the particles, no, better to say क्या, increase in the space between the molecules,
बिटवीन द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स? तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम थर्म प्रोवाइड करते हैं, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर को, तो उसके पार्टिकल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाला काम तो होता ही होता है, ये वाला काम तो होता ही होता है, मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी के इजाफे के दौरान ही, टेम्परेचर के इजाफे के दौरान ही थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है भाई, थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस, बल्कि बहुत थोड़ा एक्सपैंड भी हो रहा है अगर सॉलिड है तो। अगर क्या है, सॉलिड है तो। हाँ, जब स्टेट चेंज होगी तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दफा टूट गई तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। बात समझ आएगी नहीं आ रही? और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया एज इन गैसियस स्टेट, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो आपने देखा है सर जी, प्रेशर कांस्टेंट कर दें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना इंक्रीज इन टेम्परेचर उतना इंक्रीज इन वॉल्यूम। यू डबल द टेम्परेचर, डबल द वॉल्यूम। यू ट्रिपल द टेम्परेचर, ट्रिपल द वॉल्यूम। यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम विल इंक्रीज। गैस के तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनैलिटी है ना, उसका तो मैंने क्वांटिटेटिव फार्मूला भी बना दिया है। सॉलिड्स के लिए मैं कोई क्वांटिटेटिव फार्मूला नहीं बनाऊंगा, बल्कि मुझे लगता है स्पेसिफिकेशन वाले ने कहा ही क्या है, उसने कहा ही ये है कि जनाब साहब आपने एक्सप्लेन ही क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट द relative order of the magnitudes of expansion of solids, liquids and gases as their temperature rises. क्या होगा उनका relative order of magnitudes of expansion? किसका order of expansion या किसका magnitude of expansion ज्यादा होगा? कब से कह रहा हूं, गैसेस का जो magnitude of expansion है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। सॉलिड्स का ड्यूरिंग हीट के दौरान, इंक्रीज इन टेम्परेचर के दौरान सॉलिड्स की एक्सपेंशन आई बिलीव बहुत कम होगी, मतलब इतनी विजिबल नहीं होगी। तो ये उसको समझाना है। उसकी वजह क्या है, वजह क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, जैम पैक्ड, रेगुलरली अरेंज्ड, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट। व्हेन यू हीट इट व्हाट हैपेंस, देयर वाइब्रेशन थोड़ी सी फास्टर हो जाती है। जब वाइब्रेशन फास्टर, व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन फास्टर हो जाती है? आई थिंक पहले यूं हो रही थी, अब यूं होगी। जब वो यूं होगी ना तो थोड़ा सा मार्जिन किस चीज में आएगा, उसका जो कहता है ना, उसको क्या बोलेंगे, आई होप आपने एम्पलीट्यूड पढ़ा है। किसने पढ़ा है एम्पलीट्यूड? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैंने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो पढ़ाया था पेंडुलम के अंदर। क्या मैंने आपको वाइब्रेशन के दौरान एक टर्म है एम्पलीट्यूड, वो पढ़ाइए। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला। क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा हो तो उसका एक पोजीशन कौन सी है, मीन वाली, ये तो पढ़ाई गई ना। एक एक्सट्रीम वाली, ये भी पढ़ाई गई ना। तो जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला होता है, उस फासले को क्या कहते हैं, उस फासले को क्या कहते हैं, उस फासले को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड आई बिलीव ये जो आप झूला खाते हैं, ये जो झूले होते हैं स्विंग नेचुरली जब आप एक झूला खा लेते हैं तो झूले में क्या होता है, जरा किसी ने, मतलब अगर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि जब झूला खाते हैं तो व्हाट हैपेंस, उसका क्या डिक्रीज हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज होता है जी? एम्पलीट्यूड। जब हम पहला झूला खाते हैं तो बहुत मजे का झूला आता है, दूसरा झूला थोड़ा, या तो हम किसी बच्चे को खड़ा करते हैं, भाई तू मुझे धक्का देता नहीं, ठीक है मैं एंजॉय करूंगा, या फिर हम क्या करते हैं, अपने पाँव से खुद आगे पीछे पुश करते हैं कि यार मेरा झूला जो है वो कायम रहे। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज झूले का क्या कम हो जाता है, झूले का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, मतलब उसका जो मेन पोजीशन से लेकर वो एक्सट्रीम तक जाने वाला सफर है, वो सफर क्या हो जाता है, छोटा। वो सफर जितना छोटा होता है मजे उतने कम आते हैं, वो सफर जितना लंबा होता है मजे उतने ज्यादा। खैर वो उस सफर के मजे नहीं आते, वो मेन पोजीशन से जब आप गुजरते हैं तो मेन पोजीशन पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो शू करके गुजरने का मजा आता है जी। अब खैर मजा किस चीज का आता है किस चीज का नहीं आता, वो आप घर जाके दोबारा झूला ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस चीज का मजा आ रहा है किसका नहीं आ रहा।
बहरहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ प्लीज उसकी तरफ ध्यान देंगे। झूले झूले खत्म करते हैं। मैं झूले के दौरान एक टर्म समझाना चाहता था। कौन सी टर्म? आई थिंक मैं आपको कौन सी टर्म समझाना चाहता हूं। ये वाली एक टर्म समझाना चाहता हूं। ये कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी पोजीशन है? ये मीन से एक्सट्रीम तक जो फासला है, दिस फासला इज नोन एज क्या? दिस फासला इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बल्कि जाएं जरा पेंडुलम वाले पेज पे जाएं, जो भी पहले चैप्टर में जाओ, पहले चैप्टर में जाओ बच्चों। गो टू द फर्स्ट चैप्टर प्लीज। चलें देख लें, जिस किसी की इसी कॉपी में है तो वहां क्या क्या शुरू में कहीं कि टाइम और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मैंने सिखाया हुआ है, सिखाया कि नहीं? सर जी वो कहते हैं आपने हेडर पे लिखा हुआ है वहां। कहा जनाब साहब? जब आप टाइम पीरियड वाले उस पे जाएंगे नोट्स पर, तो वहां पेज के हेडर पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ है वहां? एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या? फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द क्या? टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज क्या? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेंशन किया उस पेज पे लेकर गया हूं। जहां पे आपको ये वाली ड्राइंग बनी दिखाई दे रही है वहां लेकर गया हूं। वहां पे आपने यहाँ क्या पोजीशन लिखी हुई है? मेन पोजीशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीम पोजीशन। प्लीज उस ड्राइंग पे जाएं, उस ड्राइंग पे यहां से यहां वाला फासला लेवल करें। जिस ड्राइंग में आपने क्या किया? मीन दिखाया है, मीन पोजीशन के सेंटर से यहां और इसके सेंटर से यहां क्या करें? एक ये लाइन लगाएं जी। कॉल दिस डिस्टेंस क्या? प्लीज याद रखें, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जब आप इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं तो गौर से मेरी बात सुनिएगा जरा। हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई? ओके डन हो गया। अब यू नो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये तो पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है ना। पेंडुलम की किस चीज का? पेंडुलम क्या कर रहा होगा? पेंडुलम भी तो ऐसे ऐसे इधर से उधर गया, उधर से उधर गया, उधर से इधर आया, इधर से उधर गया, तो यूं यूं करता करता ऑसिलेट करता जाता है। अच्छा, अगर कुछ सिचुएशन मतलब जब हम झूला लेते हैं तो झूले के दौरान एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों करता है? ऑसिलेटिंग झूले की एनर्जी जाया हो जाती है। किस में जाया हो जाती है? फ्रिक्शन की वजह से जाया होती है। एक वो अलग कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं कहूं कि मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? और पार्टिकल्स भी कौन से? सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? बात सुनिए, झूले वाली मिसाल आपको वाइब्रेशन याद कराने के लिए दी है, वाइब्रेशन के अंदर एम्पलीट्यूड समझाने के लिए दी है। अब जो मैं मिसाल देने लगा हूं, अब मैं वापस आ जाऊंगा अपने सॉलिड स्टेट की तरफ। जरा दिमाग में सॉलिड स्टेट के क्या इमेजिन कीजिए, पार्टिकल्स कैसे हैं वो। सबसे पहला मसला क्या है? टाइटली पैक्ड है वो। क्या है? टाइटली पैक्ड। और सिर्फ क्या इजाजत है उनको? सिर्फ उनको वाइब्रेट करने की इजाजत है। क्या इजाजत है? वाइब्रेट करने की इजाजत है। अब जब आप उनको हीट देंगे तो हीट से वो हीट पार्टिकल्स उस हीट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो उनकी किस चीज में इजाफा होगा? मतलब कौन सी काइनेटिक एनर्जी, कौन सी स्पीड में, कौन सी मूवमेंट तेज हो जाएगी? वाइब्रेशन है ना, तो सिर्फ वाइब्रेशन तेज होगी ना। वाइब्रेशन के तेज होने का एक मतलब तो ये कि सर स्पीड तेज हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई और टेम्परेचर ज्यादा हो गया। लेकिन असल में जब वाइब्रेशन तेज होती है तो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है। क्या होता है जनाब साहब? एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है। देखें मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़ी फजूल सी मिसाल देने लगा हूं। आप इस वक्त किस स्टेट में हैं? आप सब सॉलिड स्टेट में हैं।
और टेम्परेचर इस वक्त बड़ा लो चल रहा है, आप बड़े आराम से ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहे। मैं अगर आपको कोई ब्रेक हो गई है, नहीं लिक्विड स्टेट नहीं भाई, ब्रेक इधर ही है, इधर ही हूं मैं कहूँ यार मैं जरा 5 मिनट कोई काम करता हूँ, आप तब तक क्या करो, गपशप मारो। आप जब गपशप मारोगे तो सिर्फ आप गपे मारते हो, आप एक दूसरे को धक्के देना भी स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। मतलब अगर वो कोई ज्यादा हिलजुल करना स्टार्ट कर दे, तो ज्यादा हिलजुल के चक्कर में क्या होगा, कोई कुर्सियां इधर टेढ़ी हुई होंगी, कोई कुर्सियां उधर टेढ़ी हुई होंगी, ठीक है। और ये स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स थोड़ी, मतलब हाँ बेशक आपको एक आ जाए भाई छोटी छोटी कोई नहीं हुई, बाहर जाने वाली ब्रेक भी नहीं हुई, लेकिन ब्रेक है क्लास के अंदर रहना है, तो आपकी क्या हालत होती है। मैं 5 मिनट की आपको ब्रेक देता हूँ, ब्रेक दे के वापस आऊंगा, ठीक है। तो आप सब के सब ना, वो क्या हुआ होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत, समझ आ रही बात की नहीं आ रही। यही मसला होता है किधर, कि जब आप क्या करते हैं, हाँ क्लासरूम से बाहर नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सा एक्सपैंड होंगे, क्लासरूम से बाहर जब आप कब जाएंगे, जब आपको अगला सब्जेक्ट जाना पड़ेगा। और आप एकेडमी से बाहर कब जाएंगे, जब आपको बॉइलिंग हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, जब बॉइलिंग हो जाएगी तो कोई नॉर्थ चला जाएगा, कोई साउथ चला जाएगा। बहरहाल इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, सिर्फ इतनी बात पर गौर कीजिए, क्या किया मैंने, मैं हीट यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो आपको समझ आ गया। एक्सपेंशन यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैंने कहा एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम ज्यादा होना, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, मतलब उसकी, मैंने ये नहीं कहा कि पार्टिकल का वॉल्यूम, लेकिन इस जुमले से क्या फीलिंग आ रही है, समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है कि एज इफ आई एम सेइंग कि पार्टिकल बड़ा हो गया। नो, पार्टिकल बड़ा नहीं हुआ, पार्टिकल को एक स्पेस अवेलेबल थी, अवेलेबल स्पेस, इंक्रीज इन द अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड, यहां मुझे लगता है इंक्रीज इन अवेलेबल स्पेस जो कि उसने ऑक्यूपाई की है, इंक्रीज इन अवेलेबल स्पेस बाय द पार्टिकल्स। फिर भी जो भी अंग्रेजी खराब है चीज की, सबसे बेहतरीन अंग्रेजी कौन सी है, ये वाली, इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है, किसके लिए, गैसेस के लिए। क्यों, पहले ही बहुत ज्यादा स्पेस होती है, और ज्यादा स्पेस ज्यादा हो जाती है। सॉलिड्स के लिए फिनोमेना बहुत कम है, क्यों, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उसमें अगर इजाफा हुआ भी तो बहुत थोड़ा इजाफा होता है, ठीक है। खैर बहरहाल मैं यहाँ पे फॉर सॉलिड्स कुछ ना कुछ मेंशन जरूर करना चाहूंगा। फॉर सॉलिड्स व्हाट हैपेंस, फॉर सॉलिड्स क्या हो रहा होता है, मैं यहाँ पे कहूंगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर से इंक्रीज इन द क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, या इंक्रीज इन द स्पीड, या इंक्रीज इन द वाइब्रेशनल मोशन। कहने से फॉर सॉलिड्स इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज क्या, कॉजेज इंक्रीज इन कौन सी मोशन, कॉजेज इंक्रीज इन वाइब्रेशनल मोशन। of the particles, causes increase in vibrational motion of the particles। क्या मैं अगली बात ये कह सकता हूं, which causes increase in क्या, which causes increase in the amplitude of vibration, please tell me। Can I say increase in temperature causes increase in vibrational motion of the particles, which causes what, which causes increase in the amplitude of क्या, amplitude of vibration। टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉलिड्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ा तो उससे उसकी वाइब्रेशनल मोशन तेज हो गई, वाइब्रेशनल मोशन तेज होने से क्या हुआ, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब वाइब्रेशन का पहले एम्पलीट्यूड इतना था, अब वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है। क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है स्पेस ऑक्यूपाइड के बारे में, क्या ख्याल है उसकी ओवरऑल स्पेस ऑक्यूपाइड क्या हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब इंक्रीज आएगा इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या करेंगे, दिस विल इंक्रीज द वॉल्यूम्स, हाँ
बहुत ट्रेमेंडसली तो नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा which causes increase in what? Increase in the volume occupied. ठीक है, तो हमने कहा increase in temperature causes increase in vibrational motion, increase in vibrational motion causes increase in amplitude of vibration, increase in amplitude of vibration which causes what जनाब साहब? Increase in the space between the particles का वो तो है ही नहीं, space between the particles नहीं कह सकता, which causes increase in the overall space occupied by the particles, ये कह सकता हूं, which causes increase in the overall space या volume, overall space या फिर volume occupied. हाँ जी, एरिया तो 2 डायमेंशनल चीज होती है, मैं 3 डायमेंशनली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. Increase in amplitude of vibration which causes increase in the overall space occupied by the what? By the particles या क्या? By the solid. Increase in the overall space which causes slight increase, ये लिखिए, which causes slight increase in the overall space occupied by the particles, ये solid, by the particles, ये solid. That is क्या? I dot E. This idea is known as क्या? Thermal expansion. That is known as thermal expansion. जी जनाब साहब, यहाँ तक किसी को परेशानी है जी? क्या था मेरी स्पेसिफिकेशन में? मेरी स्पेसिफिकेशंस क्या कह रही थी? कौन सी मेरी बात सुनिए? They were stating about क्या? Describe qualitatively what? The idea about क्या? Describe qualitatively. ये किसकी कॉपी है मेरे पास? Describe qualitatively the thermal expansion of solids. मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को, कि थर्मल क्या होता है आपके सामने है, एक्सपेंशन क्या होता है वो भी आपके सामने है. अब अगर आप कहते हैं सर सॉलिड्स एक्सप्लेन कर दें, तो लो जी मैं सॉलिड्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. सॉलिड्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था हमारे दिमाग में? I must tell you कि सॉलिड्स का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक ये सॉलिड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. यहाँ पे पार्टिकल्स सिर्फ क्या कर सकते थे इनिशियली? दे कुड वाइब्रेट. व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेट? थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे. कोई किधर वाइब्रेट करेगा, कोई यूं भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ये वाले यूं भी वाइब्रेट कर सकते हैं. ओके, जब आप इनको हीट करते हैं, तो मैंने कहा कि इनका क्या होता है, इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज स्पीड या एवरेज वाइब्रेशन या वाइब्रेशन के दौरान एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या जस्ट वाइब्रेशनल मोशन वो ज्यादा हो जाता है. जब इनका वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा हो जाता है तो अब मतलब ये लो टेम्परेचर पर है, दिस इज एट लो टेम्परेचर, और जब आप इनको हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे, आई थिंक साइज इनका थोड़ा सा, एक बात सुनते हैं जरा, अगर मेरे को पार्टिकल असल में इतना है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुननी है आपने, कि असल में पार्टिकल कौन है? जो ब्लैक वाला है, कौन है बेटा? जो बिल्कुल मैंने सॉलिड, ये जो सॉलिड ब्लैक कलर ड्रॉ किया, और जो मैंने बड़ा इसके ऊपर सर्कल लगाया है, पता है वो सर्कल क्यों लगा हुआ है? वो सर्कल किस चीज का है? वो उसकी वाइब्रेशन की वजह से, जो उसकी ओवरऑल स्पेस है पार्टिकल की, वो है. अब अगर मैं कहूं क्या हो गया, अगर मैं कहूं मैंने उसको हीट किया है, हीट करने से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है, एवरेज उसकी वाइब्रेशनल मोशन तेज हो गई है, तो उसने स्लाइट इंक्रीज इन द ओवरऑल स्पेस ऑक्यूपाइड किया है. तो पता है किसका साइज चेंज नहीं होगा?
पार्टिकल का एक्चुअल साइज, जो मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं उनका साइज चेंज, फिर क्या चेंज होगा? वाइब्रेशन तेज हो जाएगी। पहले इतनी वाइब्रेशन होती थी, अब क्या होगा? इस पार्टिकल का साइज चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? अब इसकी वाइब्रेशन जरा ज्यादा हो जाएगी तो इसका वाला साइज ज्यादा हो जाएगा। खैर इतना ज्यादा भी नहीं होगा जितना मैं दिखा रहा हूं, बट स्टिल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो साइज है ये वाला साइज बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा मैं भाई। मैंने अगर बढ़ाया तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? प्लीज टेल मी, क्या बढ़ाया मैंने? क्या मैंने ब्लैक डॉट्स का साइज बड़ा किया? नो, उनका जो स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको क्या किए? तो इससे एक बात साबित होती है क्या? कि पार्टिकल का साइज चेंज नहीं होता, पार्टिकल की वाइब्रेशन का स्पैन क्या होता है? या तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, या वाइब्रेट करने की जगह मतलब झूला बड़ा मिलता है उसको। मतलब अगर कोई बंदा झूला ले रहा है तो क्या कहें जी, बंदा बड़ा हो गया है जी, बंदा बड़ा झूला ले तो क्या वो बेटा झूला बड़ा हो गया है, वो उसका स्पैन ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? स्पैन ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो गया है, और यू कुड कॉल क्या? यू कुड कॉल सर जी वो क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है। किसको मसला है इस बात से? तो उस एम्पलीट्यूड के ज्यादा होने से वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। खैर यहाँ इसको मैं थोड़ा सा ही ज्यादा कहूंगा, गैस के मुकाबले में ये थोड़ा फिनोमेना ही है। बहरहाल यहाँ से आगे क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, इसकी क्या एप्लीकेशंस पढ़ानी है क्या नहीं पढ़ानी, वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही इसके बारे में मजीद बात करूंगा। अभी क्या करते हैं, क्या पता लेक्चर के एंड तक आपको क्या मिल जाए,